तो बहुत ही सफलतापूर्वक हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का, या पहले यूनिट का पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया। मज़ेदार तरीके से ख़त्म किया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपने हर एक वीडियो सुना होगा तो NCERT के भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस किया, एक्सरसाइज के, एडिशनल एक्सरसाइज के, इधर उधर के। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी बुक का कहीं का भी न्यूमेरिकल में अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसको समझा दूँगा। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोई न्यूमेरिकल हो, या आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर बुक का न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके आपको बताऊँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। आज से शुरू करता हूँ मैं सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टर्म आया है, यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक चार्जेस का ही डील होगा, लेकिन अब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और एकदम ध्यान से समझिएगा, शांतिपूर्वक। तो हम लोग इस चैप्टर के डिस्कशन पे आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। जब इसको अच्छे समझ जाएंगे, इसका केस अच्छे से समझ जाएंगे, तो हम लोग कैपेसिटेंस पे बढ़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और पहले मैं टर्म क्लियर कर देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये सब एक टर्म है जो आप लोगों को अब यूज करना होगा, या जो आप लोग सीखोगे। एक चीज का गौर करना कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों टर्म का बार बार यूज आएगा, और इन दोनों टर्म से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। ये सब एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, इसलिए शब्दों के झोल झाल से कंफ्यूज मत होना। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लॉजिक क्लियर नहीं होगा, इमेजिनेशन आपका कंफर्म नहीं होगा किसी कॉन्सेप्ट को लेके, तो उसी कमजोरी का यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं और फंसाते हैं बच्चों को। तो इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, डेली लाइफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, लॉजिकली और इमेजिनेटिव वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से मेरा वीडियो देखें, मेरा लेक्चर सुने, और जो भी दिक्कत हो वो सॉल्व हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी नहीं सॉल्व हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर से उसको सॉल्व करा दूंगा, मतलब समझा दूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल अगर हम मैकेनिक्स में देखें तो ऐसा नहीं कि पोटेंशियल टर्म हम पहली बार सुन रहे हैं। मैकेनिक्स में भी हमने ये सुन चुका है, दो तरह के एनर्जीज जब बात हुई थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसमें हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी एक जो है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कोई भी बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वही एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल का मतलब तो हमको पता है कि भैया पोटेंशियल का शब्द आया है, इसका मतलब कि एनर्जी से ये अब डीलिंग होगी इसकी। पोटेंशियल शब्द आते ही इस कंफर्म हो जाता है कि अगर पोटेंशियल वर्ड आ गया है तो इसका मतलब चाहे चार्ज हो, चाहे कोई मैकेनिकल बॉडी हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड कोई बात होने जा रही है या हो रही है। तो हम लोग समझते हैं। तो इसको अच्छे से समझने से पहले हम लोग दो चीजों को समझेंगे। एक तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों चीज अब हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे, और इसको समझेंगे इतने अच्छे से क्या तरीके से क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बस आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि, या हम लोग इसके बाद मान लो ये भी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आज ही डिस्कस करेंगे, इसलिए एकदम ध्यान से ये सुनना। होता क्या है, एक एक चीज मैं बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोगों को पता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका चार्ज से क्या कनेक्शन है ये हम लोग क्लियर करते हैं। हमने पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि एक जो चार्ज होता है वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। चार्ज जो होता है, क्यू अमाउंट ऑफ जो चार्ज होता है, वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, एक एरिया बनाता है, जहां तक उस चार्ज का हमें फोर्स महसूस होता है। अब यहीं से एनर्जी का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है।
हमने पढ़ा है कि एक चार्ज Q है वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। हमको ये चीज पता है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुका है कि एक चार्ज है वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, एक एरिया बनाता है। उस एरिया तक क्या होता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक एरिया बनाता है। इस एरिया तक हमको इस चार्ज का फोर्स महसूस होता है। इस एरिया तक ये Q चार्ज जो एरिया बना रहा है आसपास, ये Q चार्ज जो आसपास एरिया बना रहा है पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, उस एरिया तक हमें अगर कोई चार्ज बाहर से ले आते हैं तो इस कोई चार्ज पे जो हम बाहर से ला रहे हैं उस कोई चार्ज Q पे, ये जो Q एक्सटर्नल चार्ज या टेस्ट चार्ज हम जो बाहर से ला रहे हैं, इस Q चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। कहां से फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जैसे ही वो इसके रीजन में आता है। तो अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी चीज फोर्स तभी लगा पाएगी, एकदम ध्यान से सुनना, कि कोई भी चीज नेचर में फोर्स तभी लगा पाती है जब उसके पास एनर्जी होती है। अगर किसी के पास एनर्जी होगी ही नहीं, किसी के पास, तो वो फोर्स कभी नहीं लगा पाएगी। जब तुम बीमार रहते हो, भयंकर वाला मलेरिया टाइफाइड हो जाता है, तो उस समय अगर तुमको कोई आकर के मार दे तो उसको तुम छोड़ दोगे और बोलोगे कि एक बार ठीक हो जाऊं तब तुमको मैं बताऊंगा। तो उस समय हम उसको क्यों छोड़ देते हैं? जब हमारी तबीयत खराब होती है तो कितनों दबंग आदमी हो, सलमान खान ही क्यों ना हो, अगर तबीयत खराब हो जाती है तो सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहता है, सारी हेकड़ी उस समय निकल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी का एनर्जी मिनिमम होता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी मिनिमम होती है, और जब हमारी बॉडी की एनर्जी मिनिमम होती है तो हम सामने वाले पे फोर्स भी हम नहीं लगा पाते हैं, या मिनिमम फोर्स लगाते हैं, या नेग्लिजिबल फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स लगता है, तो वो अब सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि फोर्स एक्चुअली क्यों लगता है, क्योंकि उसके पास, चार्ज के पास एनर्जी होती है। अगर किसी के भी पास एनर्जी, यूनिवर्सल नियम, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल नियम है कि अगर किसी भी बॉडी के पास एनर्जी नहीं होगी तो वो बॉडी किसी भी दूसरे बॉडी पे या किसी भी दूसरे पार्टिकल पे कभी फोर्स लगा ही नहीं पाएगा। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, क्योंकि अगर कोई चार्ज रखा गया है और अगर वो अपने आसपास एक रीजन बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया बना रही है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पा रहा है कि उसके पास एनर्जी है, या कह सकते हैं कि उसके पास है क्योंकि उसके पास स्टोर्ड एनर्जी है। तो यहां से हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक्चुअली हम लोग ये तो पढ़े थे कि चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बना रहा था, उस फील्ड के इर्द गिर्द आते ही किसी चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हो जा रहा था, और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पा रहा था क्योंकि इसके पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसी एनर्जी के सहारे, उसी एनर्जी की मदद से ये अपने इर्द गिर्द एक फील्ड, एक फोर्स बनाता था, और ये दूसरे चार्जेस पे, अगल बगल के चार्जेस पे, दूसरे पार्टिकल पे, दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो है वो फोर्स लगा पा रहा था। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस चार्ज के रिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है क्या। अब हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। चार्ज के केस में पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल का एग्जैक्ट टर्म क्या होता है। तो पोटेंशियल का टर्म या जो हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ इस तरीके से समझेंगे कि मैंने एक बार पिछले किसी वीडियो में बताया था कि हमारे लिए इंफिनिटी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इंफिनिटी का अगर हम हिंदी में मतलब निकालें तो इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, लेकिन अनंतता को समझने की जरूरत है। अनंतता मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम यहाँ पे अर्थ पे हैं तो हमारे लिए ब्रह्मांड अनंत है, ऐसा नहीं होता है। अनंतता का सीधा सीधा सरल मतलब है कि किसी भी इंसान या जिस सिस्टम की बात हो रही है, जिस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात हो रही है, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, जिस पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, उस पर्सन की पहुंच से जो भी चीज दूर होगा, उसकी पहुंच से वो उसके लिए अनंत होगा। अगर कोई आदमी किसी भारत के गांव में बैठा है
और वो अमेरिका में बैठे हुए आदमी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए अमेरिका में बैठा हुआ आदमी एक तरीके से अनंतता की दूरी पे है। लेकिन वही जो बराबर कांटेक्ट में है गांव में बैठ के अमेरिका वाले से, उसके लिए वही आदमी जो है वो अनंतता की दूरी पे नहीं है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर इन्फिनिटी होता क्या है। तो अब जैसे हम एक सीधा सीधा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम गांव में जाते हैं या कभी कभी घरों में भी ऐसा होता है कि अब एक कमरे में रहते हैं तो नेटवर्क हमको मोबाइल में फुल मिलता है, और बगल के कमरे में चले जाते हैं तो नेटवर्क तुरंत बताने लगता है, कस्टमर केयर तुरंत बताता है कि भैया मोबाइल जो है वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है, इज नॉट रीचेबल, जबकि हम बगल वाले कमरे में रहते हैं। तो नॉट रीचेबल का क्या मतलब हो गया कि उस नेटवर्क के लिए आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, अनंत डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, जबकि हकीकत क्या है कि हम बगल वाले कमरे में हैं। तो वो अनंत क्यों बता रहा है, नॉट रीचेबल क्यों बता रहा है? क्योंकि आप उसके पहुंच से, नेटवर्क वहां नहीं पहुंच पा रहा है, आप उसकी पहुंच से दूर हो। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आप किसी के बगल में हो या कुछ भी हो। जैसे एक चींटी के लिए हमारी जो हाइट होती है वो अनंत होगी, अगर वो चींटी की इमेजिनेशन के हिसाब से हम बात करें तो हमारी हाइट अनंत होगी, लेकिन हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि ये अनंत हाइट का है। तो अनंतता या इनफाइनाइट का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि हमारी पहुंच से दूर, जो भी चीज हमारी पहुंच से दूर है वो अनंत है। किसी समय में चांद अनंत डिस्टेंस पे था क्योंकि वो हमारे पहुंच से दूर था, अब चांद पहुंच गए तो अब सूरज, बाकी सोलर सिस्टम ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गए। तो जैसे जैसे हमारी पहुंच खत्म होती चली जाती है वैसे वैसे अनंतता बढ़ता चला जाता है। तो अगर ये क्यू चार्ज r डिस्टेंस तक फोर्स महसूस करा रहा है तो इस पॉइंट के जस्ट बाद भी अगर कोई चार्ज q है तो इस पे फोर्स नहीं लगेगा, यानी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। यानी अगर कोई चार्ज q यहां पे है, कोई चार्ज q यहां पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए ये दोनों इनफाइनाइट पोजीशन पे ही हैं। तो ये इनफाइनाइट का मतलब हो गया। अब एकदम ध्यान से समझेंगे कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज q को, ये टेस्ट चार्ज हम मान लेते हैं, किसी टेस्ट चार्ज q को हम इनफाइनाइट से, किसी टेस्ट चार्ज q को इनफाइनाइट पॉइंट से रीजन तक ले आते हैं, अभी रीजन में मूव नहीं करा रहे हैं, सिर्फ रीजन तक ले आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। क्योंकि इस समय वर्क किया तो गया है लेकिन वर्क की वैल्यू जीरो मानी जाती है, वर्क किया तो गया है लेकिन जीरो। अब सवाल ये उठता है कि सर वर्क किया गया तो जीरो कैसे हो गया? तो भैया वर्क किया गया है, लेकिन फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिफरेंस। हम फिजिक्स में सारी की सारी फिनोमिना रिफरेंस के आधार पर डिस्कस करते हैं। यहां पे हमारा रेफरेंस सोर्स चार्ज Q है, तो Q के रिस्पेक्ट में कोई वर्क नहीं किया गया, या Q जो है इसका किया हुआ वर्क नहीं मानेगा, नहीं जानेगा। अब अनंतता पे कौन क्या काम कर रहा है, सोलर सिस्टम पे क्या काम हो रहा है, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हमारे बगल वाले आदमी के यहाँ पार्टी हो रही है तो हमें बिल्कुल फर्क पड़ेगा, हमें बुरा लगेगा कि हमें इन्विटेशन क्यों नहीं मिला। लेकिन अगर कहीं दूर देश में, नेपाल में, चाइना में, चमगादड़, लेकिन ये वाला एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि कोरोना आ गया, तो बाहर कहीं भी अगर इफेक्ट या बाहर कहीं भी अगर कोई चीज हो रही हो तो उसका अफेक्ट हमें बिल्कुल, अगर वो अनंत डिस्टेंस पे है तो उसके अफेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं होता है, भले वहां पे कितना भी वर्क हुआ जा रहा हो। तो यहाँ पे Q जो है, Q के लिए ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के लिए ये टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, तो इनफाइनाइट से यहां आने पे वर्क हुआ। लेकिन इस Q के रिफरेंस में हम बात कर रहे हैं, इस Q को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, और ये Q जो है वो अनंत में किया गया काम नहीं मानेगा, नहीं मानता है। नेचर भी यही कहता है कि तुमको भी हमको भी अगर अनंत में कोई काम हो रहा है तो हम उसको नहीं मानते हैं।
विश्वास नहीं करते हैं या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर काम का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है हमारे पे, तो इसका मतलब है कि उसका होना ना होना एक बराबर है। पिताजी कितना भी कहें कि बेटा पढ़ लो, अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो पिताजी का कहना न कहना एक समान है। तो उसी तरह वर्क हुआ नहीं हुआ एक समान है, यानी जीरो है, कोई मतलब नहीं है उसका। किसके लिए? क्यू चार्ज के लिए। क्यू क्या है? रेफरेंस चार्ज हमने लिया है, सोर्स चार्ज लिया है, तो इस क्यू के रिस्पेक्ट में ये वर्क हमारा जीरो है। कौन सा वर्क जीरो है? ये टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने का वर्क हमारा जीरो है, और ये प्राइमरी कंडीशन है पोटेंशियल की। अब होगा क्या कि जब हम इसी क्यू चार्ज को, अब ये यहां से यहां पे आ गया क्यू चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक रीजन तक आ गया, तो जब हम इलेक्ट्रिक रीजन तक क्यू चार्ज को ले आएंगे, अब जो है जैसे ही ये इलेक्ट्रिक रीजन तक आया, अब इसके मूवमेंट का फर्क इस पे पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके रीजन तक आ गया है, ये इसके रीजन तक आ गया है, तो क्यू चार्ज के मूवमेंट का फर्क पड़ने लगेगा। तुम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि जितने भी गुंडे और दलित किस्म के इंसान होते हैं वो बोलते हैं कि हमारी एरिया में क्यों आए, तो यानी वो एरिया बन गया। अब एरिया में घुसते ही सारे जो गुंडे हैं उन पे अफेक्ट आना शुरू हो जाता था। तो ठीक उसी तरह बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब क्यू चार्ज जो है वो इसके एरिया में आ गया, तो अब इसके मूवमेंट का फर्क इस पे पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब यही मूवमेंट का फर्क पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को जन्म देगा। कैसे जन्म देगा हम लोग अभी समझेंगे कि होगा क्या कि ये चार्ज Q जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, मान लेता हूं मैं ये P है, ये R है, ये चार्ज Q जो है वो अगर R तक आया, ये Q चार्ज को जब हम R तक ले आए, तो अगर ये सेम चार्ज है, सेम चार्ज मान के काम करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। अब जब ये रीजन में आ गया, जब ये सोर्स चार्ज के रीजन में आ गया, तो सोर्स चार्ज जो है वो अपना फोर्स लगाना शुरू कर देगा। फोर्स लगेगा नेचर के हिसाब से, सेम चार्ज हुए तो रिपल्सन, अपोजिट चार्ज हुए तो अट्रैक्शन। तो यहां पे सेम चार्ज है, इसका मतलब कि जब Q को दो पॉइंट के बीच मूव कराया जाए या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया जाएगा, यानी P से लेकर के R तक मूव कराया जाएगा, इस टेस्ट चार्ज को जब P से R तक मूव कराया जाएगा, इस टेस्ट चार्ज को जब P से R तक मूव कराया जाएगा, तो इसका मूवमेंट, इस मूवमेंट का ये विरोध करेगा, क्योंकि सेम चार्जेज हैं और उसका नेचर ये सेम चार्जेज अपोज करता है, तो Q का ये विरोध करेगा। लेकिन विरोध के बावजूद अगर हम इसको यहां तक ले आते हैं, तो इस Q चार्ज पे एनर्जी बढ़ जाएगी यहां के कंपैरिजन में। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमने वर्क किया, ये विरोध कर रहा है, ये सोर्स चार्ज इसका अपोज कर रहा है, करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने के बावजूद अगर हम इसको ले आते हैं, तो इसका मतलब हमने वर्क किया है। अगर कोई चीज, मेरा हाथ है और ये मार्कर है, मार्कर, मेरा हाथ जो है वो मार्कर को रिपेल कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं मार्कर को हाथ के पास ले आ रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इस मार्कर पे वर्क किया जा रहा है। तो ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज का विरोध कर रहा था, फिर भी अगर P से R तक हम Q चार्ज को ले आते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि Q चार्ज पे वर्क किया जा रहा है, वर्क इज डन अपॉन अ Q चार्ज, वर्क इज डन अपॉन अ Q चार्ज। और जब Q चार्ज पे वर्क किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जहां ही ये खड़ा होगा, यानी R पॉइंट पे अगर हमने इसको छोड़ दिया, तो ये सारा वर्क जो है वो इसमें एक तरीके से स्टोर्ड हो जाएगा। तो अब इसकी एनर्जी जो पहले थी उससे बढ़ जाएगी, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, R के पॉइंट पे जो भी चार्ज होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब होगा क्या कि जब एक जगह एनर्जी कम थी, एक जगह एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वाले से कम हो जाएगी। तो जब एनर्जी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, यानी डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो बढ़ना कम होना का मतलब है कि डिफरेंस है। अगर ना बढ़ती ना कम होती तो हम कहते कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है, पहले भी उतनी ही थी अब भी उतनी है, लेकिन अब बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, या कम थी बढ़ गई, तो यानी डिफरेंस आ रहा है।
तो सीधी सीधी बात है, जब डिफरेंस आ रहा है तो यानी किसमें डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है। क्यों, हमारे वर्क की वजह से। तो कितना वर्क हुआ सर, जितना डिफरेंस आया। कॉमन सा लॉजिक है कि अगर मैं पूछ दिया कि अच्छा कितना वर्क हुआ बता सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बता सकता हूँ। कैसे बता सकते हो सर, आप ही तो बोले कि डिफरेंस आएगा, तो इसका मतलब है कि जितना डिफरेंस आएगा उतना वर्क डन होगा। बहुत सही, शाबाश। यानी वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया कि वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज या वर्क डन अपॉन चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही वर्क डन भी होगा। बहुत ही तगड़ा समझ में आया होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि गधे को भी नहीं समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि अगर अब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर बेकार है, मतलब कोई मतलब नहीं है, फिर तुम पिक्चरें देखो। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सारा चीज क्लियर हो गया। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, ये हम लोग थोड़े बड़े में से जाकर बता देंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस का नोटेशन यू से होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का नोटेशन यू से होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी यू आर माइनस यूपी, और यही वर्क डन कहलाएगा। तो वर्क डन एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो हमारा W इक्वल टू आ गया यू आर माइनस यूपी। इसको हम और अच्छे से अच्छा समझते हैं। तो और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, वर्क डन अपॉन ए यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज या सिंगल चार्ज। हम लोग उसको जब समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं। पहली बात तो वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मैं चार्ज के ये याद रखना कि जो भी मैं चर्चा कर रहा हूं वो चार्ज की कंडीशन की बात कर रहा हूं। इसको ऐसे समझते हैं कि वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कैसे, क्या मतलब इसका लॉजिक। मान लो कि मैं किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाने जाता हूं। वो कॉलेज मेरे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब वो मैं 100 किलोमीटर पैदल चल के जाऊं, बाइक से जाऊं, बैलगाड़ी से जाऊं, मर्सिडीज से जाऊं, हेलीकॉप्टर से जाऊं, एरोप्लेन से जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं थक के मर क्यों न जाऊं रास्ते में, तब भी कॉलेज या स्कूल मेरे वर्क को नहीं मानेगा। कभी नहीं कहेगा कि हाँ थक के मर गया तो वर्क किया नहीं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी तभी मेरे वर्क को मानेगी जब मैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में जा करके अपना पर्टिकुलर टाइम पे लेक्चर दूंगा। अगर मैं पर्टिकुलर टाइम पे लेक्चर दिया तब तो मेरा वर्क माना गया, चाहे मैं किसी भी साधन से आऊं, किसी भी तरीके से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करूं। और अगर मैं लेक्चर नहीं दिया तो मेरा वर्क माना नहीं जाएगा। यानी पाथ चाहे कोई भी हो, वर्क कैसे माना जाएगा? वर्क माना जाएगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। अब कंफ्यूज मत होना कि सर इनिशियल फाइनल पॉइंट से आप बोले तो घर से चल रहे तो इनिशियल हो गया, नहीं, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि इनफाइनाइट चला तो यहां भी था इनिशियल से, तो हम इनफाइनाइट को भी मान सकते थे इनिशियल। लेकिन इनफाइनाइट का वर्क डन जो है वो होता जरूर है, लेकिन इस सोर्स चार्ज के लिए वो कंसीडरेबल नहीं होता है। तो जो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं 100 किलोमीटर दूरी के लिए, उनके लिए वह 100 किलोमीटर दूरी यानी इनफाइनाइट पे जरूर हूं, लेकिन वो मेरे उस वर्क को कंसीडर नहीं करेंगे। वो मेरा वर्क तभी कंसीडर करेंगे जब मैं इनिशियली क्लास में आया और जितनी देर मैं पढ़ाया। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट ही वर्क को बताता है, और वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, जरा भी नहीं करता। तो इस बात को याद रखना कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी पाथ से वो बिल्कुल मुक्त है। पाथ पे वर्क जो है वो डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। अच्छा, फोर्स वाले पे हम लोग आते हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर, जैसे ये डिफरेंस आ गया, ये वर्क में डिफरेंस आ गया, अगर हम कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट दोनों पे जोड़ते हैं, मान लेता हूं मैं इसमें भी 5 जोड़ देता हूं, उसमें भी 5 जोड़ देता हूं, तो भी डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर इसमें 15 जोड़ देता हूं, इसमें भी 15 जोड़ देता हूं, तब भी कोई डिफरेंस में फर्क नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इस बात को भी याद रखना कि किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो अब मैं हालांकि और हम लोग केसेस पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे, वो पॉइंट वाला केस मैं बताता हूं तो और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह समझ आ जाएगा। तो कौन सा केस है वो, उसका मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले। जब उसका हेडिंग डाल दूंगा तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेडिंग है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में, पॉइंट चार्ज मतलब कि टेस्ट चार्ज हो गया, अभी भी बताया तो पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना पोटेंशियल होगा वही हमने अभी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया। अब हम उसको प्रूफ कर देंगे तो सबका दिमाग में कंठस्थ आ जाएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमको पहले क्या मानना पड़ेगा, एक सोर्स चार्ज क्यों मानना पड़ेगा, मान लिया, बहुत सही, शाबाश। ये किसी पर्टिकुलर रीजन तक अपना फोर्स महसूस कराएगा, वो डिस्टेंस हमने मान लिया आर या dr मान लेते हैं, चलो r डैश मान लेते हैं, r डैश तक ये अपना फोर्स महसूस करा रहा है। अब कोई चार्ज हम लोग टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब ये हो गया कि सिंगल चार्ज, तो हम कोई पॉइंट चार्ज क्यों मान लेते हैं जिसकी वैल्यू +1, क्योंकि यूनिट पॉइंट चार्ज बोला है, टेस्ट चार्ज बोला है, यूनिट चार्ज बोला है, एक ही मतलब हुआ इसका। ये हम मान लेते हैं इंफिनिटी पे, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, मान लिया इंफिनिटी पे। इसको हम ले आते हैं किसी पॉइंट P तक, ले आए P तक, जैसे ही ले आए वैसे ही अब फील्ड काम करना शुरू कर दिया। अब इसको हम यहां से किसी पर्टिकुलर पॉइंट R तक मूव कराते हैं। याद रखना कि ये पूरी डिस्टेंस R डैश है, ये पूरी डिस्टेंस R डैश है, और यहां पे जब हम Q चार्ज को ले आएंगे तो यहां से हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस R तक मूव करा देते हैं, इसको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस R तक मूव करा देते हैं। ये कोई स्मॉल डिस्टेंस हम dr ले लेते हैं। तो यही तो मैंने बोला था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये भी मान लो तो मैं इसको, इस पॉइंट को R ले लेता हूं। तो अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल होगा कितना। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि पोटेंशियल जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वर्क पे। अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम लोग वर्क निकाल देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अब जो है वो क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से यहां पे लाया गया, यानी कोई वर्क किया गया, लेकिन वो वर्क क्या इसके लिए कंसीडर होगा, तुम सब लोग बोले होगे कि नहीं, अभी हमने बताया वर्क क्या होगा, 0 होगा। शाबाश, बहुत अच्छे। वर्क कहां से शुरू होगा, वर्क यहां से शुरू होगा, ठीक, बहुत सही। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r डैश है, बहुत सही, शाबाश। तो वर्क निकालते हैं। अरे सर वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क तो हमको पता ही नहीं है क्या, इसमें तो कोई डाटा ही नहीं दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमको कॉन्सेप्ट तो पता है वर्क का, इससे पहले हम लोग कभी वर्क पढ़े ही नहीं है क्या, जो पढ़े हैं उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि जो पढ़े हैं अगर वो गलत होगा तो आगे का काम ही नहीं होगा, तब यानी कि गड़बड़ पढ़ ली हम लोग। तो जो हम लोग पढ़े हैं उसी से शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा है कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही हमने पढ़ा, सबको पता होगा, कोई भी मूर्ख दास ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एकदम इनिशियल शुरू करते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा, किस फोर्स की बात हो रही है, मैकेनिकल वाले नहीं, चार्ज वाले। तो चार्ज वाला फोर्स किसने दिया था, कूलम्ब्स लॉ ने दिया था। तो W इक्वल टू, अच्छा ये इनिशियल निकाल रहे हैं तो dW भी कर सकते हो, कोई इसमें गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनिशियल के निकाल रहे हैं, स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, तो dW भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स क्या दिया था कूलम्ब्स लॉ ने, कूलम्ब्स लॉ ने बोला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी भी दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब गौर से देखना, इसमें Q1 क्या है सर, इसमें Q1 जो है वो कैपिटल Q1 लिख दिया, बहुत सही, शाबाश बच्चा। Q2 क्या है, टेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, या अभी Q लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और R कितना है, R डैश स्क्वायर है, शाबाश, बहुत सही, शाबाश, समझना आपकी बात, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr, शाबाश। तो dW इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू इंटू क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर। अच्छा, बहुत बुद्धिमानी से इसको मत करो। एक चीज तुम लोग भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, जो हम वर्क करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, जो हम इस पे बल दे रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो अपोज कर रहा है, उस मतलब विरोध में फोर्स दे रहा है। क्या कहने का मतलब है मेरे कि ये Q जो है, सोर्स चार्ज जो है, वो Q को इस साइड धकेलेगा और हम फोर्स किस साइड लगा रहे हैं? इस साइड लगा रहे हैं। तो यानी हमारा लगाया हुआ फोर्स है क्या? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। लगा दिए माइनस। अब हमारा जो है इक्वेशन, उसमें कोई छाट बरा नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है, कोई गलत नहीं कर सकता है। समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा dw इक्वल टू 1 माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया कैपिटल Q। स्मॉल q को हम लोग की वैल्यू हमको पता है 1 है, r डैश स्क्वायर है और ये है dr। बहुत सही, शाबाश, तगड़े, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। 1 को हटा देते हैं तो dw इक्वल हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r डैश का स्क्वायर डॉट dr। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग देखो क्या करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर पहले मैं लिख देता हूं सेम इक्वेशन, dw इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r डैश का होल स्क्वायर डॉट dr। अब करेंगे क्या कि अब हमको टोटल वर्क निकालना होगा। तो स्मॉल वर्क है, टोटल वर्क निकालेंगे तभी पोटेंशियल आएगा। ये तो किसी पॉइंट पे निकाले हैं, ये किसी पॉइंट तक का निकाले हैं। हमको टोटल वर्क डन निकालेंगे तभी काम बनेगा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि चार्ज चला कहां से था और कहां तक ले आए गए हम। तो चार्ज चला था इनफाइनाइट से और लाइन कहां तक? हम लोग पॉइंट r तक ले आए हैं, ये स्मॉल r तक, यहीं तक तो ले आए हैं, यहीं तक ले आए हैं। चला कहां से था? इनफाइनाइट से, पहुंचा कहां तक? r तक। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ही समअप होता है, डिफरेंशिएशन छोटा कर देता है, इंटीग्रेशन बड़ा कर देता है। हमको बड़ी क्वांटिटी निकालनी, बड़ी क्वांटिटी मतलब टोटल वर्क डन निकालना। टोटल वर्क डन निकालना है तो बड़ी क्वांटिटी होगी, क्योंकि ऐसे dr में जाने कितने चलेंगे और चले होंगे। तो अब हम लोग जब बड़ी क्वांटिटी निकालेंगे तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो dw को भी इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r डैश स्क्वायर dr। कहां से कहां तक बच्चा लोग? इनफाइनाइट से r तक। तुरंत सवाल मन में उठेगा कि यहां तो गड़बड़ हो गया, अभी भी बोला गया है कि इनफाइनाइट वाला हम वर्क डन नहीं लेंगे, तो यहां पे क्यों लिए हैं? नहीं लिए हैं का मतलब ये है कि हम ये बोले हैं कि इनफाइनाइट से यहां तक आया तो वर्क डन हुआ है, लेकिन इसके लिए वो जीरो है। इसके लिए, इस सोर्स चार्ज के लिए जीरो है। हमने कभी नहीं कहा कि वर्क डन जीरो होगा, हमने हमेशा कहा कि वर्क डन होगा, इस सोर्स चार्ज के लिए वो जीरो होगा। तो चला तो इनफाइनाइट से है, सोर्स चार्ज तक आते आते क्या हुआ? r डिस्टेंस तक उसको हम ले आए। तो अगर हमारी बातें सत्य होंगी तो आगे ये वैलिड हो जाएगा। अभी देखना, पहली बात तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि कांस्टेंट ना तो इंटीग्रेट होता है ना तो डिफरेंशिएट होता है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dw हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से r, ये हो जाएगा q अपॉन r डैश का स्क्वायर डॉट d। q को भी बाहर निकाल देंगे, q भी थोड़ी बदल देगा, तुम लोग बता ही नहीं कर। तो q को भी बाहर निकाल दिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर चले जाएंगे तो माइनस का साइन लग जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि w इक्वल टू हो जाएगा माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r, ये हो जाएगा r डैश माइनस का 2 dr। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चलो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे x की जगह r डैश है, n यानी कि पावर, यहाँ पे -2 है। तो w इक्वल टू हो जाएगा माइनस का q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा r
डैश -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और लिमिट लग जाएगी इनफाइनाइट से r। खत्म कहानी। अब मैं इधर लिख लेता हूं। होप कि आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, इसलिए मैं इधर लिखने जा रहा हूं। तो नहीं नोट किए होगे तो नोट कर लो, मैं रुका हूं कुछ सेकंड के लिए। बैक करके अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, नोट कर लो। तो ये हो गया W = माइनस का Q/4πε0, ये हो गया r डैश के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 इनफाइनाइट से r तक। तो इस -1 और r डैश के पावर -1 है तो 1/r लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस का Q/4πε0 और ये माइनस एच डी रहेगा 1/r। ये वाला माइनस है ये, और इस वाले -1 की वजह से इसको हम नीचे ले आए। ये हो गया इनफाइनाइट से r। W = हो गया माइनस का Q/4πε0 और इस माइनस को अगर बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1/r डैश की जगह r हो जाएगा -1/∞। वही वाला चीज जो मैंने बताया था, इन्फिनिटी वाला। 1/∞ हमेशा 0 होता है, और जैसा कि पहले कहा गया था कि वर्क डन भी इन्फिनिटी वाला नहीं लेंगे तो वो बातें हमारी मैच कर गई। तो W = हो गया Q/4πε0 1/r, या लिख सकते हैं कि वर्क डन जो आएगा वो होगा Q/4πε0 1/r। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि दिख जाए कि जो हमारा कैलकुलेशन के बाद जो फॉर्मूला निकल के आया है वो W = Q/4πε0 1/r आया है। तो ये हमारा पोटेंशियल निकल गया या वर्क डन निकल गया। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो बहुत ही कायदे तरीके से होप की समझ में आप लोगों को आया होगा। अब अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो वो मुझसे कमेंट में एक बार पूछ जरूर लेगा ताकि मैं उसको समझा दूं अच्छे से। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं मार्कर में। यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे W = UR - UP, और उसके बाद हम लोग अभी फॉर्मूला भी डिराइव किए हैं। तो अगर सिंपल कोई पूछ दे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ये सब के बारे में, तो वर्क डन अपॉन अ चार्ज जानते हो। वर्क डन अपॉन अ चार्ज अभी हम लोग ये डिस्कस किए कि वर्क डन अपॉन अ चार्ज, वो चार्ज पे ना वर्क हो रहा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे थे। पॉइंट P से पॉइंट R तक ले आए थे भाई। पॉइंट P से पॉइंट R तक ले आए थे तो वर्क किस पे हो रहा था? चार्ज पे हो रहा था, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ उतना ही वर्क डन हुआ। तो वर्क डन अपॉन चार्ज करेंगे, तो जब चार्ज का डिवीजन इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन अपॉन चार्ज, ये W ये पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये हो जाएगा UR/Q - UP अपॉन Q, यानी कि ये हो जाएगा, इसी को हम लोग कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और ये UR/Q को ही हम लोग बोल देंगे VR, और इसी को बोल देते हैं VP। तो कंफ्यूज मत होना, हर तरीके से मैंने कोशिश किया। फिर से मैं समझा दे रहा हूं इसको, इसमें घबराना नहीं। देखो, वर्क जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमने डिस्कस किया, UP - UR। ठीक, सॉरी हमने R पहले लिया था, तो UR - UP। तो वर्क डन क्या हो गया? UR - UP। अरे घबराना नहीं यार, P पॉइंट से R पॉइंट तक ले आए, ये सोर्स चार्ज था। P पॉइंट से R, अरे डिस्कस किया भाई, इसके पहले फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले यही डिस्कस ही हुआ था कि तब W = ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, UR - UP हो जाएगा गधा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात आएगी तो वर्क डन अपॉन चार्ज, वही पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन अपॉन चार्ज। जब इधर Q से डिवीजन हुआ तो इधर भी Q से डिवाइड होगा। तो अब ये हो जाएगा W/Q = इसको हम लोग अलग-अलग लिखेंगे तो UR/Q - UP/Q। तो ये हो जाएगा W/Q = VR - VP। सीधी बात, ये हो गया हमारा, ये W वर्क डन अपॉन चार्ज, यही हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी
थ्योरेटिकली, लॉजिकली, इमेजिनेटिव फॉर्मूला से, डेरिवेशन से, छोटा छोटा सिंपल तरीके से, सब तरीके से मैं बता दिया। इसी बीच एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन आया है बच्चों की फरमाइश पे, वो डिस्कस कर लिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ये जस्ट पिछले वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, अभी तुरंत कल ही खत्म हुआ है जो चैप्टर, उसी से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये आया है कि सर एक इनफाइनाइट, ये एनसीईआरटी का एडिशनल का क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर, क्वेश्चन नंबर 30 है आई थिंक, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, पता करनी है हमको, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, लेकिन विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज किए बगैर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये कहानी में ट्विस्ट आ गया, मजेदार लेकिन। और बच्चे ने बताया कि सर लैम्डा, ये बोला है कि इस इनफाइनाइट वायर की जो लेंथ है उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, बहुत आसान कर दिया। चलो निकालते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि एक इनफाइनाइट वायर है, उसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस लॉ का यूज किए बगैर, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। तो पहले लैम्डा का काम कर देते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू होता है बाबू Q अपॉन L, यानी Q की वैल्यू इनडायरेक्टली दे दी गई है लैम्डा इनटू L, कोई मतलब नहीं निकला इसका। फिलहाल हम अपने कॉन्सेप्ट से आते हैं, कॉन्सेप्ट एक एक समझना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है इनफाइनाइट वायर ऑफ लेंथ की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हम परपेंडिकुलर ही निकालेंगे और परपेंडिकुलर निकालना है। याद रखना कि डायपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन में भी यही हम लोग किए थे, इसलिए कोई कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी तो हम परपेंडिकुलर ही निकालेंगे। और जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनफाइनाइट वायर ऑफ लेंथ का, तब भी हम बताए थे कि अगर इनफाइनाइट वायर ऑफ लेंथ ऐसे थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह निकलती हुई थी, जो कि सिलेंडर का फॉर्म ले रही थी। तो देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है, लेंथ के परपेंडिकुलर ही है। तो क्योंकि गॉस लॉ नहीं यूज करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये हो गया। अब गॉस लॉ का यूज नहीं करना है तो हम इनफाइनाइट लेंथ, ये हमको पता है, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ होने के बावजूद हम कोई एक इसका स्मॉल लेंथ मान लेते हैं dx, जो कि x डिस्टेंस पे है। कहां से x डिस्टेंस पे है? जहां पे हम ओरिजिन पॉइंट माने हैं या कोई भी एक पॉइंट माने हैं। अब ये जो dx लेंथ है वायर का, छोटा लेंथ है, यानी इनफाइनाइट वायर का हम छोटा लेंथ ले लिए। छोटे लेंथ की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकालेंगे। देखो लॉजिक क्या है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो भाई हमको लेंथ पता ही नहीं है, देखो सीधी सी बात है। तो जब हमको लेंथ पता नहीं है तो हम कोई छोटी सी लेंथ मान लेंगे। अब उस छोटी सी लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस छोटी की लेंथ की वजह से निकाल लेंगे तो उसी लेंथ को सम अप कर देंगे इनफाइनाइट तक, या जो भी लेंथ दिया है वायर का, तो अपने आप निकल जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो ये dx स्मॉल लेंथ हो गया। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा किसी पॉइंट, क्योंकि हमको इसी पॉइंट पे मानना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसी पॉइंट पे हमको मानना है। इस पॉइंट पे अगर नहीं हुआ तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन मानेंगे तो dx द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी पॉइंट पे होगा, मतलब वो भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसा मत समझना कि वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेकिन हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसको जब हम सम अप कर देंगे तो रिजल्ट वही आएगा। अब ये dx का यहाँ निकालेंगे, dx फिर यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, तो ये तो बेवकूफी हो गई ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान करके हम लोग निकाल देंगे, उसके बाद उसको सम अप कर देंगे, रिजल्ट वही आएगा। तो अब होगा क्या कि dx, अगर हम p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो dx द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा p पॉइंट पे वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो यहाँ पे जो dE होगा, dE वो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, Q/r²। अब देखते हैं ध्यान से। तो यहां पे इसकी लेंथ हम dx माने, dx जो है वो x डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट O मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। x डिस्टेंस पे है ये dx, x डिस्टेंस पे है, ठीक।
ये डिस्टेंस हम r मान लेते हैं जहां पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब गौर से देखना, तो ये थीटा एंगल बनाएगा। अब हमको कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? परपेंडिकुलर वाला चाहिए। तो हम इसको इस साइड रिजॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा DE cos थीटा, और इस साइड रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा DE sin थीटा। लेकिन DE sin थीटा पैरेलल होगा, इसलिए इसका कोई मतलब होगा नहीं। तो DE sin थीटा को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये पैरेलल फोर्स या पैरेलल फील्ड आ जाएगा। ठीक, तो DE cos थीटा को हम लोग कंसीडर करेंगे। ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट है। तो अब ध्यान से देखना कि Q की जो वैल्यू है वो लैम्डा DL है, लेकिन यहां पे लेंथ DL तो है नहीं या L है नहीं, ना तो L है ना तो DL है। यहां पे लेंथ हमने क्या माना है? यहां पे तो dx माना है, तो यानी यहां पे Q जो हो जाएगा वो लैम्डा dx हो जाएगा। तो Q की वैल्यू रखेंगे तो DE क्या आ जाएगा? DE आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन ये डिस्टेंस है Q चार्ज जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करा रहा है, यानी dx जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यही महसूस करा रहा है, यानी ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस यानी PB का होल स्क्वायर, और PB का होल स्क्वायर होगा कितना? PB ये डिस्टेंस है तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पाइथागोरस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DE इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लैम्डा dx अपॉन ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का ये अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो DE इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हमारा जो अगला ऑपरेशन है वो है dx को कैलकुलेट करना। dx की वैल्यू रखे बिना काम ही नहीं हो पाएगा। तो dx की वैल्यू रखने से पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ये एक्चुअली dx है, इसको रिजॉल्व करेंगे, dx का कंपोनेंट है, सॉरी ये चीज, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है ये चीज, या हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि dx ये cos थीटा में आ जाएगा। तो पहले वो चीज लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल OPB की बात कर रहे हैं अगर हम ट्रायंगल, क्योंकि हमारा कल अब dx निकालना हमारा मेन एम है, बिना dx निकाले काम ही नहीं होगा, सवाल यहीं पे रुक जाएगा। तो dx निकालने के लिए पहले हमको x निकालना है, क्योंकि हमको पता है अगर x निकाल लेंगे हम तो डिफरेंशिएट करके dx निकाल लेंगे। x की वैल्यू यहां पे है, ये है x। तो अगर हम गौर से देखें तो x इक्वल टू हो जाएगा कौन सी वैल्यू में तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों आएगा, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो tan की वैल्यू में sin cos tan, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी x अपॉन r, यानी x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी r tan थीटा। तो x की वैल्यू r tan थीटा हो गई, इसका मतलब है कि तो यहां से आ गया x इक्वल टू r tan थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, पढ़े होगे आप लोग 11वीं खूब अच्छे से, बायो के और मैथ के दोनों के बच्चे पढ़े होंगे। तो dx इक्वल टू हो गया, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, मैं अलग से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी बता दूंगा, हालांकि इस सवाल में मैं आगे बढ़ता हूं। तो dx इक्वल टू हो गया r sec स्क्वायर d थीटा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से एक चीज और पता चल गई, x की वैल्यू, ये गौर करना, इसको निगलेक्ट मत करना, ये काम आएगा आगे। x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू है r tan थीटा, तब dx आया जब हमने इसी को डिफरेंशिएट किया तो आ गया dx इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो अब अगर आप x की वैल्यू गौर करेंगे तो देखना ध्यान से, dx तो आ गया हमारा, यानी ये चीज तो आ गई। अब ये चीज निकालने का आसान तरीका मिल गया, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है r tan थीटा, तो रख देंगे
r tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यानी अगर हम r स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि r स्क्वायर को कॉमन लिए तो बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं। तो जब r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा d इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। dx की वैल्यू रख रहा हूं मैं, dx की वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन इसकी वैल्यू रखूंगा तो आ जाएगा r स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा d थीटा, तो स्क्वायर से r चला गया। अब हम इसके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा de इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन r 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारा d थीटा। तो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर हमारा, तो इसमें गौर करना ये कट तो गया कि ये लैम्डा dx cos थीटा था, ये भी सही था। यहाँ पे मैंने cos थीटा लिखना भूल गया था, इस चीज को याद रखना। यहाँ भी हो जाएगा cos थीटा, ये कट गया तो रिजल्ट आया हमारा de इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा cos थीटा अपॉन r d थीटा। इस चीज को याद रखना, मैं भूल गया था वहां पर लिखना। अब जो है वो आगे बढ़ता हूं। तो वहां से हमारा रिजल्ट आ गया d इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा cos थीटा अपॉन r d थीटा। अब हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, अब हमारा क्वेश्चन लगभग तुम्हारा समझ लो कि 75% सॉल्व हो गया। अब बस थीटा को डील करना है। तो थीटा को डील करने के लिए इमेजिन करना कॉन्सेप्ट कि जब ये परपेंडिकुलर, ये चीज जब परपेंडिकुलरली आ जाएगी तो मैक्सिमम हम लोगों को फील्ड मिलना शुरू हो जाएगा, यानी हमारा पर्पस खत्म काम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम dx को पास लाएंगे वैसे वैसे इसका जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता चला जाएगा। फिर dx को जैसे जैसे दूर, तो जैसे हम परपेंडिकुलर जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। और अगर यही dx इधर ले गए तो ये परपेंडिकुलर हो गया यही dx, और अगर इसी dx को फिर हम इधर लेते जाएंगे तो हमारा फील्ड भी ऐसा होता जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देख रहे हैं ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये हमारा सॉरी ये 90 डिग्री हो गया। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन या जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कहां जाएगा, अगर इसके पॉजिटिव जाएंगे तो ये थीटा पॉजिटिव में होगा, इसके नेगेटिव जाएंगे तो थीटा नेगेटिव में होगा, और कहां तक हो जाएगा, ये मैक्सिमम यहां तक जाएगा 90 डिग्री, ये भी मैक्सिमम यहां तक जाएगा 90 डिग्री। तो यानी मैक्सिमम -90 से +90 तक जाएगा थीटा, यही वेरी करेगा। तो थीटा विल वेरी फ्रॉम -π/2 टू π/2। थीटा जो है वो -π/2 से π/2 यही इसकी औकात है, यही तक ये वेरी कर पाएगा। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो DE को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो DE इंटीग्रेट कर देंगे तो ये दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा cos थीटा अपॉन r d थीटा। तो अब कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो ये इंटीग्रेशन DE का इंटीग्रेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाएगा। यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, सिर्फ यही नहीं बाहर आएगा, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बाहर आएगा, और r भी बाहर आ जाएगा, घोड़ा लो। तो ये हो जाएगा 1/4 लैम्डा 1/4 पाई एप्सिलॉन E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा अपॉन r d थीटा। कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा की वैल्यू पे। अच्छा, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो जो चेंज नहीं होगा उसको बाहर निकाल देंगे। r निकालना मैं फिर से भूल गया, तो r बाहर निकाल देता हूं मैं इस साइड।
तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर लैम्डा अपॉन आर कर देता हूँ, आर बाहर आ गया ये वाला भी, ये इंटीग्रेशन माइनस पाई/2 से प्लस का पाई/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो अब E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस इधर से आप लोग को लिख लेगा साइन थीटा माइनस पाई/2, ये हो गया पाई/2। तो अब वैल्यू रख देंगे अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट, तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो ये हो गया हम लोग साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन पाई/2 माइनस का साइन माइनस का पाई/2, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये हो गया साइन पाई/2 यानी 1 माइनस प्लस साइन पाई/2 यानी कि 1 यानी कि 2, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर नहीं कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 1 + 1 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा E इक्वल टू आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यही हमने गॉस लॉ से भी प्रूफ किया था। तो फाइनली ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तकनीकी प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, लेकिन मतलब सिस्टम में मेरे, लेकिन किसी तरह फाइनली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा।